Hello everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी पेपर 7 दैट इज एजुकेशन इन एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट सेकंड की सब यूनिट 2.3 यानी जिसके बारे यूनिट 2.3 में यानी सब यूनिट दैट इज 2.3 उसमें हमें पढ़ना है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है रिगार्डिंग एजुकेशन। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड सम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन एजुकेशन कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो let's start from the part 4th of the Indian Constitution that deals with the directive principle of state policy। यानी सबसे पहले हम डीपीएसपी को पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि उसके अंदर एजुकेशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं। तो डीपीएसपी होता क्या है? पार्ट 4th के अंदर जो प्रोविजंस कंटेन है कैनॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट बट दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। यानी कि एनफोर्सेबल नहीं है कि अगर सरकार लागू नहीं करती है तो हम कोर्ट के अंदर जाके नहीं बोलेंगे या फोर्स नहीं कर सकते हम स्टेट को या गवर्नमेंट को कि आपको इनको लागू करना है। यानी दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल्स को लागू करे जो लिखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज बनाते वक्त। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो डायरेक्शन दिए गए हैं स्टेट को फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री कि हम कैसे कंट्री के अंदर कैसे बेटर गवर्नेंस कर सकते हैं। इसके अंदर इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है एंड पॉलिटिकल भी है। तो इस सारी तरीके की डायरेक्शन दी गई है कि स्टेट जो है कैसे कैसे अपने लॉज के अंदर चेंज कर सकती है या किस चीज को लागू करके वो बेटर गवर्नेंस प्रोवाइड कर सकती है। और ये जो है नॉन एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट है, यानी ये अगर लागू नहीं होते हैं तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जैसे हम इन कॉन्ट्रास्ट टू फंडामेंटल राइट्स के दौरान जा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज बोरोड फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से डीपीएसपी को हमने बोरो किया है। While most of the fundamental rights are negative obligations on the states and DPSPs are positive obligation on the state। इस लाइन के अंदर बेसिकली फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अंदर डिफरेंस बताया है कि फंडामेंटल राइट जो है वो नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है कि स्टेट को ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ताकि सिटीजन्स की राइट्स जो है वो हनन ना हो, उनका मतलब कि ना हो। लेकिन डीपीएसपी जो है वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर, यानी कि स्टेट को ये करना चाहिए, स्टेट के लिए डायरेक्शन दी गई है कि स्टेट क्या क्या कर सकती है। यानी डीपीएसपी के अंदर बोला गया है कि स्टेट को ये सब करना चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में फंडामेंटल राइट्स में बोला गया है कि स्टेट्स को ये सब नहीं करना चाहिए। दो नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि डीपीएसपी एनफोर्सिएबल नहीं है। तो अब कुछ डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं हम। पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी है। आर्टिकल 38 पहला आता है जो रिलेटेड है टू द एजुकेशन। तो इसके अंदर आता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि स्टेट जो है एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेगी ताकि सभी लोगों का भला हो सके। कैसे? द स्टेट shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic, and political shall inform all the institutions of the national life। यानी कि जो स्टेट है वो प्रमोट करेगी सभी लोगों का भला बाय सिक्योर करके या प्रोटेक्ट करके, बचा के, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री के अंदर उनके अंदर स्टेट देखेगी कि सबको जस्टिस मिले, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये सारी चीजें स्टेट जो है वो कोशिश करने की ये सब मेंटेन करने की कोशिश करेगी स्टेट। नेक्स्ट इसमें आता है द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। स्टेट कोशिश करेगी कि जो इनकम के अंदर इनइक्वालिटीज है, यानी किसी की इनकम कम है, किसी की इनकम ज्यादा है, तो उसको कम करने की कोशिश करेगी। एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस। जो स्टेटस है लोगों का, कोई रिच क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, तो उसको भी कम करने की कोशिश करेगी, यानी इनइक्वालिटीज कम करने की कोशिश करेगी स्टेट। देन फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी स्टेट कोशिश करेगी कि हम सब लोगों को सेम फैसिलिटीज प्रोवाइड करें और सेम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। जैसे अगर कोई बच्चा
रिच बैकग्राउंड से हो या पुअर बैकग्राउंड से हो, स्टेट ये कोशिश करेगी कि हम दोनों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, अच्छी वाली, यानी बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम दोनों बच्चों को प्रोवाइड करें, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations। यानी सिर्फ पूरी कंट्री की बात हो रही है, ये नहीं कि सिर्फ कैपिटल एरियाज है उन्हीं के अंदर करेगी या जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उन्हीं के अंदर करेगी, पूरी कंट्री की ये बात हो रही है कि पूरा जो देश है वो एक जैसा होना चाहिए, वहाँ पे एजुकेशन एक जैसी प्रोवाइड की जाए और सभी लोगों को प्रोवाइड की जाए, किसी भी वोकेशन में हो, किसी भी क्लास के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, कोई भी उनका स्टेटस और कितनी भी उनकी इनकम हो। यानी स्टेट कोशिश करेगी कि सभी लोग उनके लिए समान हो और सबको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, और सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस होना चाहिए। तो ये था हमारा आर्टिकल 38 जो रिगार्डिंग एजुकेशन डीपीएसपी। द नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट आर्टिकल 39A, दैट इज अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम, प्रमोट जस्टिस ऑन बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। यानी कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि भाई सब लोग लीगल एड नहीं ले पाते हैं। जैसे किसी के खिलाफ अगर हम केस लगाते हैं, जैसे किसी ने चोरी कर ली और या किसी के घर चोरी हुई तो उसने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया कि भाई मेरे घर मेड आती है, उसने चोरी की है, तो मेड इतनी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है कि वो अपना लॉयर हायर कर सके, तो स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको लॉयर हायर करके देगी। तो दैट इज अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी वो प्रॉपर लीगल एड या लॉयर उसको प्रोवाइड करवाएगी बाय सुटेबल लेजिस्लेशन या स्कीम्स के, या तो लॉ बनाएगी या कुछ ऐसी स्कीम्स बनाएगी ताकि जो है उनका उनके राइट्स और उनकी जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो, यानी क्योंकि सभी सिटीजन स्टेट के लिए इक्वल है। और इंश्योर करेगी जो अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज, या कोई लोअर क्लास का इंसान है जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो स्टेट ये कोशिश करेगी कि हम उसको भी जस्टिस दिलाएं। यानी अगर ये नहीं है कि पुलिस उनको भगा दे कि नहीं हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, यानी जो लो इनकम जिनकी होती है या पुअर पीपल जो होते हैं उनके साथ भी इनजस्टिस हो सकता है, तो स्टेट कोशिश करेगी कि उनको इनजस्टिस ना हो, और अगर हुआ है तो उनको जस्टिस दिलाने में उनकी हेल्प करेगी बाय प्रोवाइडिंग लॉयर एंड अदर लीगल एड्स। तो दिस इज आर्टिकल 39A। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट आर्टिकल 41, दैट इज राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन क्लासेस। इसके अंदर लिखा हुआ है, द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved want। ये कह रहा है, ये आर्टिकल कह रहा है कि स्टेट जो है अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के लिमिट्स के अंदर, यानी जितना उससे हो सकता है, जितना मतलब कि भाई स्टेट सारी पैसे एक जगह नहीं लगा सकती है, तो उसको भी अपने बजट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो स्टेट अपने बजट के अकॉर्डिंग यानी अपनी कैपेसिटी के अंदर अफेक्टिव प्रोविजन बनाएगी, यानी स्कीम्स बनाएगी या लॉज बनाएगी ताकि वो राइट दे सके सब पीपल को अबाउट दी वर्क, कि वही वो काम करना चाहते हैं तो हम उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे एंड पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इन केस अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं या ओल्ड एज है, भाई उनके बहुत ज्यादा बूढ़े लोग बाग हो चुके हैं या बीमार हैं या डिसेबल्ड पीपल हैं या कोई और अदर केसेस है, तो स्टेट का ये हक बनता है या स्टेट की ये कार्य है, इसकी ड्यूटी है कि वो पब्लिक असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करेगी, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो या कोई और पीपल हो। So this is about Article 41, that is right to work, to education and public assistance। यानी कि सरकार उनको काम भी प्रोवाइड करेगी और सभी बच्चों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगी और पब्लिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगी अलग अलग केसेस के अंदर। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45, दैट इज प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। इसके अंदर स्टेट कोशिश करती है, शैल एंडेवर टू प्रोवाइड, कि वो प्रोवाइड करेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की 10 साल जब तक हुए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने से, यानी 1950 के अंदर ये लागू हुआ था, यानी 1960 तक स्टेट को ये टाइम दिया गया है कि वो सभी बच्चों को
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वो प्रोवाइड करेगी अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स। यानी स्टेट का ऑब्लिगेशन बनता है सिर्फ और सिर्फ 14 ईयर्स ऑफ एज के लिए, यानी 14 साल के बच्चे को वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। उसके बाद स्टेट अगर कुछ स्कीम्स बना सकती है, लेकिन स्टेट के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो करवानी पड़ेगी उसे कि भाई वो फिर आगे जो हायर एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है वो भी प्रोवाइड करने पड़ी उसको, ऐसा नहीं है। सिर्फ 14 ईयर्स ऑफ एज तक वो कराएगी। लेकिन हाँ, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए ये एज लिमिट 18 ईयर्स की होती है, ये आपको याद रखना है। नॉर्मल बच्चों के लिए 14 ईयर्स है और डिसेबल्ड बच्चों के लिए 18 ईयर्स है। यानी स्टेट जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 14 साल के बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं और 18 साल उनके लिए जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। हाँ, स्टेट स्कॉलरशिप वगैरह या फीस कंसेशन प्रोवाइड कर सकती है, फिर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वो आगे इस एज के बाद वो प्रोवाइड नहीं करवा सकती है। ये था आर्टिकल 45 दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, दैट इज की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इसको प्रोवाइड करती है। द नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 46 दैट इज प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। यानी स्टेट जो है वो प्रमोट करेगी कि भाई उनके भी एजुकेशनल यानी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के या कोई और वीकर सेक्शन है। State shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of the people। यानी कि और सबके साथ तो वो प्रोवाइड कर ही रही है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या और वीकर सेक्शन है उनको थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करेगी, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन वो बना सकती है। एंड इन पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। और स्टेट ये कोशिश करेगी कि उनका सोशल इनजस्टिस बिल्कुल भी ना हो, यानी सोसाइटी के अंदर उन्हें इनजस्टिस फेस ना करना पड़े बिकॉज कि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, यानी उनका शोषण किसी भी प्रकार में नहीं होना चाहिए। स्टेट ये कोशिश करेगी या स्टेट प्रोविजंस बनाएगी इस चीज के लिए। तो ये था आर्टिकल 46 और ये सारे डीपीएस भी हमने अभी पढ़े हैं रिगार्डिंग एजुकेशन या डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी। एक बारी जल्दी से हल्का सा रिकैप। पहला हमने पढ़ा अबाउट द आर्टिकल 38 दैट इज स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी सरकार या स्टेट जो है, स्टेट बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। स्टेट जो है वो सोशल ऑर्डर प्रमोट करेगी सभी लोगों के भले के लिए, यानी सभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो कोशिश करेगी कि किसी का भी इनजस्टिस ना हो किसी के साथ भी। देन आर्टिकल 39A दैट इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। यानी वो लॉयर प्रोवाइड करेगी और सबको जो है इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करेगी कि पुअर है या रिच है तो उसके बिहाफ के ऊपर ये नहीं होगा कि वो बायस हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा अबाउट द आर्टिकल 41 की सरकार जो है वो काम प्रोवाइड करेगी, यानी राइट टू वर्क है लोगों का, राइट टू एजुकेशन है एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, यानी वो पब्लिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा अबाउट द आर्टिकल 45 दैट इज प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन की 14 साल के बच्चों तक को वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी और डिसेबल्ड बच्चों के लिए एज लिमिट 18 ईयर्स की है। द नेक्स्ट हमने डीपीएस भी पढ़ा अबाउट द आर्टिकल 46 की एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करेगी स्टेट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, जिसके अंदर ओबीसी भी आते हैं या फिर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स भी आते हैं। तो ये थे डीपीएस की जो पार्ट 4 के अंदर होते हैं। नाउ हम पढ़ेंगे अबाउट द फंडामेंटल राइट्स विच आर इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर द बेसिक राइट्स। ये ड्यूटीज वर्ड नहीं आएगा, इधर मिसप्रिंट हुआ है। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन इन एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडियन सिटीजन्स के लिए जो बेसिक राइट्स हैं उनको बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एंड राइट्स हैं अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस। यानी सभी सिटीजन को ये राइट्स भी हैं और सभी सिटीजन्स की ये ड्यूटीज भी हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो। यानी कि सभी सिटीजन को ये राइट्स प्रोवाइडेड हैं और सभी सिटीजन्स की जो ड्यूटीज अभी हम पढ़ेंगे वो ऑब्लिगेटरी है कि सिटीजन्स को फॉलो करनी चाहिए। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। Defined in Part 3 of the Indian Constitution, fundamental rights are the basic human rights of all citizens of India.
जैसे डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं सभी सिटीजन्स के लिए। दे आर टू बी फॉलोड बाय ऑल, सबके लिए हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कहीं भी उसका बर्थ हुआ हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी जाति का हो, या कोई भी उसका जेंडर हो, मेल फीमेल अदर जो भी है, सबके लिए ये है। यानी बस उसका क्राइटेरिया यही है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके लिए राइट है। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स एंड मे पोजेस सम स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन। फंडामेंटल राइट्स अनलाइक डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी हम एनफोर्स नहीं करवा सकते थे कोर्ट जाके, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को हम कोर्ट जाके एनफोर्स करा सकते हैं, कि हम सरकार या कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि भाई हमारा ये राइट जो है वो हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमें ये राइट नहीं मिल रहा है। तो कोर्ट स्टेट को ऑर्डर देगी कि भाई आपको इस सिटीजन का ये राइट लागू कराना है या उसको ये राइट प्रोवाइड करना है, यानी दीज आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। और जिन्होंने हमारे जैसे हमारे इस राइट को छीना है तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। और इवन स्टेट भी अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है तो उसको भी कोर्ट मना कर सकता है कि ये लॉ लागू नहीं होगा। एंड में पोजेस सम स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस, हाँ ये जो राइट्स है ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस यानी कुछ ये सरकार इनको मॉडिफाई कर सकती है, यानी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे राइट टू फ्रीडम है, अब राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के भी घर में घुस जाएंगे, किसी के भी पर्सनल स्पेस में घुस जाएंगे, यानी इनके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। Then mentioned below are 6 important fundamental rights derived from the Indian Constitution, यानी 6 fundamental rights हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पहला आता है from Article 14 to 18, that is right to equality. Second is from Article 19 to 22, that is right to freedom. Then third is from Article 23 to 24, right against exploitation. Then next is Article 25 to 28, right to freedom of religion. Then fifth is Article 29 and 30, that is cultural and educational rights. And last one is the article from Article 30 to 35, that is right to constitutional remedies. इन 6 rights के बारे में हम brief introduction लेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमें इनमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई एजुकेशन से में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को यूज किया गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। इट इज रिटन इन फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। These articles talk about equal rights for all the citizens of the country, यानी ये राइट बोलता है कि सभी पर्सन जो है वो इक्वल हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी क्लास के हों, किसी भी क्रीड के हों, किसी भी जेंडर के हों, या कोई भी उनकी प्लेस ऑफ बर्थ हो, या कोई भी उनकी रेस हो, यानी कि सभी पर्सन जो है वो इक्वल हैं इन द आइज ऑफ लॉ। It says that there shall be equal opportunities with regard to employment and other aspects, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हम सबको प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, या जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, यानी किसी भी बच्चे को स्कूल मना नहीं कर सकता है एडमिशन से जस्ट बिकॉज वो किसी और कास्ट का है या कहीं और से आया है। यानी यही हमें पढ़ना है एजुकेशन के अंदर लगा के कि इस राइट टू इक्वालिटी का एजुकेशनल प्रोविजन क्या बनता है, यानी कि कोई भी स्कूल किसी को मना नहीं कर सकता है कि भाई हम एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, या और कोई अदर प्रोविजन जो हो सकता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग। देन आगे लिखा हुआ है these articles also work towards the abolition of orthodox practices that have been taking place in the country like untouchability, यानी untouchability को भी ये मना करता है। untouchability एक इलीगल थिंग है जो हम नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैन है ये हमारी कंट्री के अंदर, जो पहले बहुत होती थी कि ये लोअर कास्ट है, हमें छू नहीं सकती है, बड़े कास्ट वालों को जो शूद्र वगैरह है उनको अलग रखा जाता था, मीनियल टास्क उन्हें दिए जाते थे, तो ये सब नहीं है आज के टाइम पे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिट की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल ये था अबाउट दी आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, कि सभी बच्चे या सभी पर्सन जो है इक्वल है इन दी आइज ऑफ लॉ, और हम सभी जैसे हम एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, किसी भी बच्चे के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और अनटचेबिलिटी लाइक जो ये ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं इनको भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है अंडर राइट टू इक्वालिटी एक्ट, फंडामेंटल राइट। द नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम।
It is one of the most vital rights in the country whose foundation is based on democracy. बहुत इंपॉर्टेंट राइट है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर फ्रीडम नहीं होगी तो डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेसी के लिए एक फंडामेंटल चीज है ये। The Constitution of India says that the citizens of the country have freedom in various regards. अलग अलग चीजों की फ्रीडम है, जैसे एक्सप्रेशन, जैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मीडिया के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है अपने आप को, अगर सरकार कुछ गलत करती है तो उसके खिलाफ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, या न्यूज़पेपर के अंदर लिखते हैं, जर्नल लिखते हैं, यानी एक्सप्रेशन की फ्रीडम, हम जो चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, या किसी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन भी हम नहीं फैला सकते हैं, यानी ये रेस्ट्रिक्शंस भी हैं इनके ऊपर। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हम जो चाहे वो बोल सकते हैं। अगेन, किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे और किसी की बारे में हम गलत नहीं बोलेंगे। देन असेंबली विदाउट आर्म्स, यानी आता है इसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी हम यूनियन बना सकते हैं, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी कोई भी ऑक्यूपेशन हम कर सकते हैं, हम टीचर बनना चाहें हम टीचर बन सकते हैं, डॉक्टर बनना चाहें डॉक्टर बन सकते हैं, यानी जो प्रोफेशन हमारा दिल करता है हम वो कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे इलीगल प्रैक्टिसेस हम नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज हम शेड्यूल्ड ट्राइब का जो ट्राइबल जो एरिया होता है, हम उसके अंदर उनकी परमिशन के बिना या सरकार की परमिशन के बिना हम नहीं रह सकते हैं। However, these rights are subjective, मैंने साथ साथ आपको बता दिया है कि क्या क्या स्टेट ने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। ऑन दीज राइट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और इवन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है हमारी कंट्री के अंदर तो अब इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। द नेक्स्ट राइट आता है हमारा फंडामेंटल राइट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसके अंदर दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। These articles talk about the exploitation of humans and their rights. It prohibits any activities that encourage child labor, human trafficking and other forms of forced labor. यानी इसके अंदर ह्यूमंस को प्रोटेक्ट किया गया है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, की उनका शोषण ना हो। जैसे चाइल्ड लेबर जो हम देखते हैं कि दुकानों पर या किसी फैक्ट्रीज के अंदर छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, तो उसको प्रोहिबिट करता है ये चीज। देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी जो इंसान बेचा जाता है, बच्चे बेच दिए जाते हैं, विमेन बेच दी जाती हैं, तो उसको भी ये प्रोहिबिट करता है। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, जैसे बंधुआ मजदूरी कराना, बेगार कराना, तो इस सभी चीजों को भी ये प्रोहिबिट करता है। यानी हमारा अधिकार है कि अगर ये सब हो रहा है तो हम सरकार के पास जाएं और या कोर्ट के पास जाएं और बोले कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, ये हमारा राइट है, ये नहीं होना चाहिए। These article also prevent the state for imposing any compulsory service for public purpose. ये प्रिवेंट करता है कि स्टेट कोई कंपलसरी सर्विस ना लगा दे कि भाई पब्लिक को ये करनी ही करनी है, ऐसा भी नहीं कर सकती है स्टेट। Also while making such compulsion, the state shall not discriminate। इसके अंदर गलत लिखा हुआ है, दिस आर्टिकल ऑल्सो प्रिवेंट नहीं है, इसमें ये आता है कि स्टेट जो है वो कंपलसरी सर्विस लगा सकती है किसी पब्लिक पर्पस के लिए। इसके अंदर गलत लिखा हुआ है ये पीडीएफ के अंदर जो है। और देखो ये आगे लिखा हुआ है, while making such compulsion the state shall not discriminate against anyone on the basis of caste, creed और gender। और जब वो कंपल्शन बनाएगी यानी किसी को बोलेगी कि भाई आपको ये पब्लिक सर्विस देनी ही देनी है, और जरूरी नहीं है कि वो स्टेट उनके लिए पैसे दे, और तो मतलब कंपलसरी बना सकती है, कोई भाई कोई इमरजेंसी आ गई उस टाइम के लिए है, नॉर्मल पर्पस के लिए नहीं है कि भाई किसी से काम करा लिया और स्टेट उनको पैसे नहीं देगी। तो ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के लिए नहीं है, किसी इमरजेंसी के दौरान स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन को या लोगों को बोल सकती है कि आपको ये पब्लिक सर्विस देनी है, और उस दौरान स्टेट जो है फिर दोबारा किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी स्टेट। द नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है या फंडामेंटल राइट आता है, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि सभी लोग फ्री हैं। इंडिया जैसे एक सेक्युलर कंट्री है तो सभी लोग यहाँ पे फ्रीडम है उनको कि वो जो रिलीजन चाहें वो अपना सकते हैं, जिनमें हमारा उनका मन चाहता है वो वही धर्म अपना सकते हैं। इंडिया बीइंग a secular country consists of people from varied religion and faith। यानी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यानी वो किसी धर्म को प्रमोट नहीं करती है। इंडिया एक हम कोई ऑफिशियल रिलीजन इंडिया का नहीं है, जैसे पाकिस्तान का है इस्लामिक, बांग्लादेश का है इस्लामिक, तो हमारा या इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया सेक्युलर कंट्री है, सभी
रिलीजन को वो इक्वली प्रमोट करती है एंड इक्वली प्रोटेक्ट करती है। कंसिस्ट ऑफ पीपल, और किसी भी जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी रिलीजन के पर्सन के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करेगी। कंसिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम वेरी रिलीजन फेथ्स, अलग अलग इंडिया के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग बिलीफ्स एंड फेथ्स के लोग रहते हैं। इट बिकम्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस दैट वी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सपोर्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सपोर्ट करे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि जैसे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी धर्मों को प्रमोट करता है और एक सेक्युलर कंट्री बनती है और उन सबको लोगों को फ्रीडम देता है कि वो कोई भी धर्म जो अपनाना चाहे वो अपना सकते हैं। अंडर दीज आर्टिकल द स्टेट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द लॉज, यानी कि स्टेट इसमें प्रिवेंट की गई है कि स्टेट ऐसे लॉज नहीं बना सकती है जैसे कि दैट माइट बी एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक रिलीजियस प्रैक्टिस, जैसे कि जो सरदार लोग होते हैं वो अपने सिर पे पगड़ी बांधते हैं तो सरकार कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती है कि वो अपनी पगड़ी उतार के हेलमेट पहने, तो उनको ये उनके क्योंकि वो रिलीजियस फेथ है उनका उनका बिलीफ है तो ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। द नेक्स्ट ओपनिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए पब्लिक करेक्टर, यानी जो सरकार है वो हिंदू इंस्टीट्यूशंस नहीं खोल सकती है। इवन वो किसी भी तरह के जो उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा उसके अंदर किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता है। कोई भी रिलीजियस जो फेस्टिवल्स होते हैं वो उसमें नहीं मनाए जाते हैं। हाँ, प्राइवेट के अंदर बनाए जा सकते हैं जिसके रिगार्डिंग नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो किसी को प्रमोट नहीं करेगी। स्टेट हमारा किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। Then next आता है हमारा fundamental right, that is cultural and educational rights. These are the articles that work toward the protecting the rights of cultural, religious and linguistic minorities by aiding them to preserve their heritage and culture. यानी जो minorities हैं, यानी जो uh, किसी स्टेट के अंदर जैसे 80% लोग एक तरीके के हैं, जो 20% बच गए माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनके कल्चरल माइनॉरिटी भी हो सकती है, रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकती है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी होती है, वो प्लेस टू प्लेस डिफर करती रहती है, तो उनके प्रोटेक्ट करती है ताकि वो अपने हेरिटेज को अपने कल्चर को बचा सके बाय ओपनिंग कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। द स्टेट इज सपोज टू हैव नो ऑफिशियल रिलीजन, उसका कोई स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दीज आर्टिकल्स ग्रांट ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री राइट टू वर्शिप एनी रिलीजन ऑफ द कंट्री, द राइट टू वर्शिप एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, यानी जो ऊपर हम पढ़ के आए कि सिटीजन्स जो है कंट्री के कोई भी वर्शिप कर सकते हैं किसी भी रिलीजन की जो वो चाहें। Under these articles, यानी 29-30, the state does not hold the right to discriminate against any educational institution on the basis of it being a minority-run institution. Again, जो स्टेट है वो किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि भाई ये माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन है तो हम इनको पैसे नहीं देंगे या एड नहीं देंगे, जो उनको रिकॉग्निशन है वो नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टेट जो है मेजोरिटी या माइनॉरिटी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको प्रमोट करेगी। तो एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे है जैसे माइनॉरिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक जगह पे शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो माइनॉरिटी में है, अब उनका ट्राइबल कल्चर अलग होता है तो वो अगर चाहे तो अपना स्कूल खोल सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और अपने मतलब कल्चरल हेरिटेज को वो प्रमोट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को उसके बारे में पढ़ा सकते हैं कि भाई हमारी हेरिटेज ऐसी है, हमारा कल्चर ऐसा है, तो यही राइट बोलता है। द नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। These articles bind all the previously mentioned as the right, as this right makes sure that all the other fundamental rights are not being violated in any case. यानी कि ये जो आर्टिकल है मतलब ये जो फंडामेंटल राइट है, दिस इज दी हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल दी फंडामेंटल राइट्स। कैसे? अगर ये राइट नहीं, ये राइट बोलता है कि अगर ऊपर वाले पांचों में से कोई भी वोलेट होता है यानी किसी का भी छीना जाता है हमसे तो हम कोर्ट जा सकते हैं, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी हमें रेमेडी मिलेगी, हमें कोर्ट जा सकते हैं। इफ एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री फील्स दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, they have the right to approach the court and demand justice, यानी वो अपने न्याय की मांग कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनके जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो एक्सप्लॉइट किए गए हैं, वो वायलेट किए गए हैं, तो वो कोर्ट जा सकते हैं। यही ये राइट बोलता है। अगर यही राइट नहीं होगा तो ऊपर वाले पांचों का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो ये हमने पढ़े 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अच्छा, इस लास्ट आर्टिकल में क्या होता है? अंडर दीज आर्टिकल्स द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो होल्ड the
power of issuing writs against activity that it might find unsuitable. जो सुप्रीम कोर्ट है वो writs issue कर सकता है, जैसे habeas corpus, mandamus, certiorari, quevrento, अलग अलग 5 writs होते हैं against activity that it might find unsuitable, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी हमारी कंट्री के अंदर हो रही है किसी जगह पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, वोलेट कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है, यानी डायरेक्शन होते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना है आपको, अलग अलग होते हैं वो जो रिट्स होते हैं। Here in the parliament hold the power to control the right are being given to, और इसी आर्टिकल्स के अंदर लास्ट में वाले में ही दिया जाता है कि आर्मी पर्सनल के लिए कैसे राइट्स हैं और पार्लियामेंट उनको कंट्रोल भी कर सकती है, देन ब्यूरोक्रेट्स एंड मेंबर्स इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। यानी कि इसी राइट में बोला जाता है, जैसे भाई आर्मी वाले हैं, अब उनको राइट टू फ्रीडम तो है कि भाई वो आर्म्स वगैरह रखे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कहीं पे भी ले जाएंगे उसको या अपनी इंफॉर्मेशन को ऐसे दे देंगे, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो वही इस आर्टिकल्स में या लास्ट वाले आर्टिकल्स में बात होती है। यही इसमें बताया गया है। अभी आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हमें रिगार्डिंग एजुकेशनल प्रोविजंस पढ़ने थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वही हमें पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट इसमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो लेट्स स्टडी फर्स्ट दिस, देन वी विल स्टडी अबाउट दीज डिफरेंस। तो पहले हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं। ये है पार्ट 4 ए के अंदर, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज, पहले ये नहीं थी, यानी जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तब फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी, ये बाद में एड ऑन की गई थी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पार्ट 4 ए के अंदर है ये। Predominantly defined as the moral obligations of the Indian citizens, the fundamental duties mentioned in the Indian Constitution propagate a spirit of patriotism as well as promote unity among the citizens of the country. यानी ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये मोरल ऑब्लिगेशन है इंडियन सिटीजन्स के ऊपर कि भाई ये इनको करना चाहिए, ये मोरल ड्यूटीज की तरीके से ही हैं जो उनके अंदर पेट्रियटिज्म की भावना जगाते हैं और प्रमोट करते हैं यूनिटी अमंग सिटीजन्स, यानी कि एकता उनके अंदर बनी रहे। एज आवर कंट्री इज वेरी डाइवर्स, so यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनी रहे। We have 11 fundamental duties which are mentioned in the part 4A of the Constitution along with the directive principles, यानी directive principles part 4 था और ये अगेन पार्ट 4 के आते हैं, तो इसलिए लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी गई हैं। 11 ड्यूटीज हैं। These duties are a vital part of the Indian Constitution, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बट आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय द लॉ। जैसे डीपीएसपी एनफोर्सिएबल नहीं थे, ये भी एनफोर्सिएबल नहीं है, यानी कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट इनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है कि भाई हम अगर ये ड्यूटी फॉलो नहीं होती है तो वो बना भी सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो हम उनके लिए उनको पनिश किया जाएगा। अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, एवरी सिटीजन इज सजेस्टेड टू अबाइड बाय द फंडामेंटल ड्यूटीज। हर सिटीजन को फंडामेंटल ड्यूटीज को पालन करना चाहिए, मोरल ऑब्लिगेशंस की तरीके से है। तो लेट्स स्टडी अबाउट दीज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो एज अ सिटीजन सबको पता होनी चाहिए। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिसके अंदर सबसे लास्ट है दैट इज 11th fundamental duty that is related to our educational provision. So let's study all these one by one. First is abide by the Indian Constitution and respects its ideals and institutions, the national anthem and the national flag. यानी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसके आइडियल्स जो इसके अंदर लिखे गए हैं, जो उसके अंदर सिद्धांत हैं, उनके अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंस्टीट्यूशंस है भाई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड अदर ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस दैट आर present in our country that is written in the constitution. The national anthem की हम रिस्पेक्ट करते हैं, नेशनल फ्लैग की हम रिस्पेक्ट करते हैं, पहली फंडामेंटल ड्यूटी ये। नेक्स्ट आती है वन मस्ट चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी जो हमारा नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हुआ था, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चलाया गया था अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, तो उनके अंदर जो नोबल आइडियल्स थे जो हमें इंस्पायर करते हैं उनको फॉलो करना चाहिए हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे गांधी जी ने नॉन वायलेंस
प्रेच किया था, तो हम नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करें, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। देन थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी आती है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि हम प्रोटेक्ट करेंगे कि हमारी जो इंडिया है वो सॉवरेन रहे। सॉवरेन होता है कि हम इंडिपेंडेंट पीपल हैं, कोई भी बाहर से लोग नहीं आएंगे। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे और हमारे ऊपर राज करने लगे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे जो हेड्स हैं यानी पीएम है, प्रेसिडेंट है, ये जो है इंडियन सिटीजन ही हो सकते हैं। दैट इज सॉवरेनिटी, बताती है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी बाहर से लोग बाग आके हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते हैं। देन यूनिटी, कि हम सब एकजुट रहें, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें प्रमोट होती रहें। देन नेक्स्ट आता है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि हम अपनी कंट्री को बचाएंगे और नेशनल सर्विस, अगर सरकार हमें बुलाती है कि हमें नेशनल सर्विस करनी है तो हम वो भी करेंगे, ये हमारी ड्यूटी बनती है। देन नेक्स्ट आती है, फिफ्थ आती है फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज प्रमोट हार्मनी, यानी हम हार्मनी रखेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी भाईचारे को फैलाएंगे अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, यानी कि हम यूनिटी रखेंगे डिस्पाइट रिलीजियस डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग धर्म है हमारी कंट्री के अंदर, स्टिल हम यूनिटी रखेंगे सभी धर्मों के बीच, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बीच भी, एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी जो भी है हम फिर भी यूनिटी प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, विमेन, जो विमेन के खिलाफ जो हम इनडिग्निटी वाली हरकतें करते हैं, जैसे भाई छोटे छोटी जो वुमेन होती है, मतलब कि जिसकी एज कम होती है, उनकी शादी करा देना, बाल विवाह करा देना, या फिर सती प्रथा जो पहले चलती थी, स्टिल अब तो बंद हो चुकी है, लेकिन और भी जो प्रैक्टिसेस हैं हम उनको मना करते हैं कि हम विमेन की डिग्निटी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारा एज ए इंडियन सिटीजन हमारा फर्ज बनता है। देन नेक्स्ट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी आती है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, यानी जो ये मोन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनके ऊपर जो लोग बाग उसको पेंसिल से या उसको उसके ऊपर कुछ भी लिखते रहते हैं या उनको खराब करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब लोग बाग ना करें। हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए अपने रिच हेरिटेज को। हमारे जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, गार्डन्स, मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, हमारा जो कल्चर है उसको हम प्रमोट करें और प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि हम इम्प्रूव करें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसके अंदर आते हैं भाई वन हो गए, लेक हो गई, नदियां हो गई, मतलब हम इनको पोल्यूशन वगैरह ना फैलाएं, फॉरेस्ट को काटे ना, पेड़ों को ना काटे, और लिविंग क्रिएचर्स जो हैं उनको हम हार्म ना करें, उनको हम हानि ना पहुंचाएं। देन नेक्स्ट आता है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी सब लोग जो है वो एक सुपरस्टिशियस चीजों में बिलीव ना करें, यानी अंधविश्वास ना रखें, वो साइंटिफिक इंक्वायरी डेवलप करें, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें और ह्यूमैनिज्म आए एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ऐसे कोई भी कुछ भी कह देता है तो हम उसको ना मान लें, हम खुद इंक्वायर करें और रिफॉर्म करें, यानी इन चीजों को चेंज करें जो गलत है। देन नेक्स्ट आता है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचाएं ना कि उसको खराब करें, एंड एब्जॉर वायलेंस, और किसी भी प्रकार का जो वायलेंस है उसको हम छोड़ दें या ना करें उसको। जैसे कई लोग बाग पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करते रहते हैं, तोड़ फोड़ करते रहते हैं या वहां पे जाके लड़ाई करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। The next आता है strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement। हम कोशिश करें कि हम हर स्फीयर के अंदर बढ़े, अपने आप को डेवलप करें, ताकि जो हमारी जो कंट्री है वो भी अलग या नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे और अच्छे से डेवलप हो। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा रिगार्डिंग है एजुकेशन वो है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, यानी कि अब ये पेरेंट्स की या गार्जियंस की ड्यूटी बनती है कि जो उनके बच्चे हैं 6 से लेकर 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। अब सरकार तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अगर पेरेंट्स से उनको स्कूल नहीं भेजेंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे? तो यही ये ड्यूटी है कि जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनको पढ़ाएं बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, यानी बेसिक जो लिटरेसी है वो सभी बच्चों के अंदर प्रमोट करने की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोशिश कर रहा है। तो ये थी 11 फंडामेंटल राइट्स जो हमें पढ़नी थी या
सभी सिटीजन्स को पता होनी चाहिए। तो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दीज डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो पहला ये आ गया कि भाई ये है कहाँ का। फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 12 एंड 235, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 4 ए के अंदर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल 51 ए। एक ही आर्टिकल है 51 ए, फिर ए टू के यानी ए बी सी डी इस तरीके से के तक अलग अलग आर्टिकल्स बनते हैं। देन फंडामेंटल राइट्स वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं और यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से यानी सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं। देन फंडामेंटल राइट्स कैन बी कंट्रोल्ड इन द कंडीशन दैट आर सब्जेक्टेड टू बेसिक नेचर, यानी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस हम इनके ऊपर लगा सकते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर। देन फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी कंट्रोल्ड इन एनी कंडीशन, हम किसी भी कंडीशन के अंदर उनको कंट्रोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर पॉलिटिकल एंड सोशल इन नेचर। फंडामेंटल ड्यूटीज आर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इन नेचर। ये तीनों तरीके के नेचर है, उसके अंदर सिर्फ सामाजिक और पॉलिटिकल नेचर है और इसका पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक नेचर। फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट, हम कोर्ट पहुंच सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारे राइट्स वायलेशन हो रहा है और हम कोर्ट से जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट्स के द्वारा। देन लास्ट हमारा डिफरेंस आता है, नॉट ऑल द सिटीजन्स हैव द लिबर्टी टू एंजॉय फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जांपल द इंडियन आर्मी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी के पास फंडामेंटल राइट, जैसे राइट टू फ्रीडम का मैंने एग्जांपल दिया था कि वो ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं फैला सकते हैं क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर एक्सटेंडेड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द नेशन, वो हर सिटीजन के लिए लागू होती हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो या ना, यानी सभी सिटीजन्स के लिए है। ये है, ये था डिफरेंस। एक लास्ट चीज, एक सिंपल गिस्ट दिया हुआ है अबाउट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन इन इंडिया। लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है, बेसिकली एक समरी है इसकी, एक गिस्ट है पूरा जो भी हमने पढ़ा है, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अभी तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है कि डीपीएसपी कौन कौन से थे, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, ड्यूटीज कौन कौन सी है। तो इस टेबल के अंदर स्पेसिफिकली वो प्रोविजंस लिखे गए हैं जो एजुकेशन के लिए हैं, तो उनके बारे में हम समरी से ले लेते हैं। मैं इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ा राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन आर्टिकल 45, दैट इज अ डीपीएसपी। द नेक्स्ट हमने पढ़ा और द राइट टू एजुकेशन इन आर्टिकल 21A, एक राइट टू फंडामेंटल राइट है कि राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन फॉर विमेन, दैट इज आर्टिकल 51(3) क्लोज के अंदर आता है ये। द नेक्स्ट था अबाउट द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस इन द आर्टिकल 46। The next हमने पढ़ा था about the religious education in Article 25 and 28, clause 1, 2 and 3. The next हमने पढ़ा था about the education of minorities, protection of interest of minorities in Article 29. And in Article 30 we have read about right of minorities to establish and administer educational institution, कि minorities अपना educational institution set up कर सकती है for promoting their culture and heritage. द नेक्स्ट हमने पढ़ा था नहीं, ये हमने नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था लास्ट, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन इन आर्टिकल 51A, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो बच्चे 3, 8, 9 एंड 10। इसके अंदर 8 आता है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज इन आर्टिकल 350A, यानी जो आर्टिकल 350A है वो डील करता है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, यानी जो बच्चे की मदर टंग है हम उसके अंदर प्रोवाइड उस लैंग्वेज के अंदर हम बच्चे को पढ़ाएंगे ताकि उसकी अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो प्राइमरी स्टेज है उसके अंदर हम बच्चे को उसकी मदर टंग के अंदर पढ़ाएं ताकि वो अच्छे से सीख सके, क्योंकि हम अगर बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो आगे आने वाली क्लासेस में वो अच्छे से पढ़ पाएगा। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ हिंदी इन आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 बोलता है कि हमें हिंदी को प्रमोट करना है, यानी जैसे हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सेटअप किया गया है सरकार के द्वारा कि एक लैंग्वेज होगी हिंदी, एक पहली होगी मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज जहाँ पे बच्चे का स्कूल है, सेकंड होती है हिंदी या फिर इंग्लिश। हिंदी तब होती है जब रीजनल लैंग्वेज हिंदी नहीं होती है, और इंग्लिश तब होती है जब रीजनल लैंग्वेज हिंदी होती है। जैसे अभी हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारे यहाँ की रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, तो हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी।
एंड थर्ड लैंग्वेज होती है कोई भी क्लासिकल लैंग्वेज, दैट संस्कृत वगैरह टाइप, या फिर जैसे कोई लोग बाग साउथ में रहते हैं, मान लेते हैं हम, उनकी रीजनल लैंग्वेज तमिल है, तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज तमिल होगी, सेकंड उनकी हिंदी होगी, और थर्ड उनकी हिंदी या इंग्लिश हो सकती है। तो इस तरीके से थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला चलाया जाता है। तो 351 ये बोलता है कि भाई अ, हम हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, उसके अंदर प्रमोशन हमें करना चाहिए हिंदी लैंग्वेज का। तो उसके बारे में बात की जाती है, लेकिन हम किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं, हम इस सिर्फ हिंदी को प्रमोट करेंगे, क्योंकि अगेन माइनॉरिटी वाली बात आ जाती है कि जो हिंदी नहीं बोलते हैं, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज है, तो उनके लिए फिर ये गलत हो जाएगा, उनके राइट्स को हम वोलेट कर रहे हैं। तो हम सिर्फ प्रमोट करते हैं, थोपते किसी के ऊपर नहीं है कि आपको हिंदी ही पढ़नी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरी, दैट इज डेल्ट विद आर्टिकल 239। इसके अंदर की यूनियन टेरिटरीज जो हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज जो हैं, तो उनके अंदर कैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, प्रेसिडेंट इसके बारे में रूल्स रेगुलेशंस लगा बनाते हैं। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था लास्ट, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, आर्टिकल 51A के अंदर। तो ये 11 एजुकेशनल प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये सारे प्रोविजंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।